जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है, आप विश करोगे। ओके, so अस्सलाम let's वालेकुम just सर। वालेकुम अस्सलाम. Okay, let me just quickly go to the point जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी. ओके, सो आज हम कोशिश करेंगे कि अपना ये वाला जो लेक्चर है ये हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैंने स्केड्यूल ये किया था कि हम इस हफ्ते में चैप्टर 1 जो है उसको फिनिश कर देंगे. तो वी विल ट्राई कि आज ये फिनिश हो जाए. अगर कुछ स्लाइड रह गई तो नो प्रॉब्लम, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे. ओके, सो बाकी आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है, वो जो आपकी पार्टिसिपेंट लिस्ट है, मैं उसमें से अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लूँगा. सो आई डोंट नीड टू टेक अ रोल कॉल राइट नाउ. तो अभी ये है कि वी कैन स्टार्ट द लेक्चर एज इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट द एक्चुअल क्लास टाइम. सो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी, वी कंक्लूडेड आवर लेक्चर ऑन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके अंदर हमने स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन, वेवलेंथ और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हमने डिस्कस किया था. और हमने ये कहा था कि ये वो वेरियस मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप मल्टीपल यूजर्स का जो डाटा है वो आप एक ही चैनल के ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड एट द रिसीवर साइड आप उस डाटा को डीमल्टीप्लेक्स करके डिफरेंट यूजर्स में डिवाइड कर सकते हैं. So that was another technique for achieving efficiency in your communication system. So आज हम बात जो करेंगे, we will talk about noise in communication. और ये बेसिकली वही नॉइज है जो बेसिकली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही होती है, जो कि आपके चैनल की वजह से इंट्रोड्यूस हो रही होती है. तो आज हम बात करेंगे कि ये नॉइज किस किस्म की होती है एंड व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन दे कैन एक्चुअली कॉज. सो अगेन, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जो नॉइज है ये एक अनअवॉइडेबल प्रेजेंस है एक एलिमेंट की, जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहा होता है, क्योंकि इस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, ये आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और आपके सिग्नल को इस नॉइज को लाइक बेयर करना ही पड़ता है. सो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. तो इस किस्म की जो आपके एलिमेंट्स हैं, नॉइज या इंटरफेरेंस या डिस्टॉर्शन, ये हमेशा आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहे होंगे. So when we say noise actually refers to unwanted waves that disturbs the communication. So अगर हम वैसे कहें कि noise क्या होती है, तो anything that actually creates disturbance in your communication, आपके लिए वो एक noise का element होगा. Signals is contaminated by noise along the path. तो असल में जो इसका इफेक्ट हो रहा होता है, जैसे जैसे आपका सिस्टम सिग्नल जो है वो आपके चैनल से पास हो रहा होगा, तो आपका सिग्नल जो है इट गेट्स अफेक्टेड बाय नॉइज. और ये वही बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि जब भी आपका सिग्नल जो है वो आपके चैनल से गुजरता है, तो हमेशा इसमें नॉइज जो है वो ऐड हो जाती है. तो आपके पास यहाँ पे जो से फॉर एग्जांपल वाई आपको जो सिग्नल मिल रहा है, इट इज ऑलवेज एस प्लस एन, या नॉइज कहते हैं इसको. ठीक है, अभी हम इसमें चैनल के अपने इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नॉइज की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. क्योंकि जो चैनल है, जिस हमने बात की थी, चैनल जो है वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, टाइम वेरिंग भी हो सकता है, टाइम इन वेरिंग भी हो सकता है. तो वो चैनल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लेकिन नॉइज जो है ये एक एक्सटर्नल एलिमेंट है जो कि आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है. तो अगर हम चैनल के इफेक्ट्स को भी कंसिडर करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, फॉर एग्जांपल हम चैनल के इफेक्ट्स को कह देते हैं कि ये H है फॉर एग्जांपल. तो और फॉर एग्जांपल दिस इज अवर सिग्नल S. तो आपके पास जो सिस्टम इक्वेशन बनती है, इट बिकम समथिंग लाइक दिस, HS प्लस N. ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक सिस्टम की, कि आपका जो भी सिग्नल है वो चैनल से गुजरता है और उसमें नॉइज ऐड हो जाती है. सो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन की. ठीक है, अगर मैं टाइम डोमेन की बात करूंगा, तो सिग्नल जो है ये कन्वॉल्व होता है आपके चैनल के रिस्पांस के साथ. ठीक है, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशंस आपको कहीं पे नजर आए किसी बुक में या किसी पेपर में, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि y इज इक्वल टू, कहीं पे आपको hx प्लस n नजर आ रहा होगा, कहीं पे hs प्लस n नजर आ रहा होगा. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमेशा एक कम्युनिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वेयर y इज योर रिसीव्ड सिग्नल एंड s और x इज योर ट्रांसमिटेड सिग्नल, H is the channel and N is the noise.
ये एक एडिशनल बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जब हम नॉइज की बात करते हैं तो आपके पास दो किस्म की नॉइज है। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल नॉइज, ये वो नॉइज है जो कि आपके सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट कर रही होती है, और ये नॉइज जो है दीज आर द इंटरफेरेंस फ्रॉम द नियर बाय चैनल्स। कोई आपका और एक सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा है जो कि इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी जो इंटरफेरेंस होगी वो भी आपके लिए एक एक्सटर्नल नॉइज की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे। फिर आपके ह्यूमन मेड नॉइज है। ह्यूमन मेड नॉइज से मुराद है कि जिस तरह आपकी पावर लाइंस कहीं पे बिछी हुई हैं या कहीं पे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, कोई ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, वो भी एक खास किस्म की जो इंटरफेरेंस है वो जनरेट कर रहे होते हैं, एंड दोज इंटरफेरेंसेस आर आल्सो अफेक्टिंग योर सिस्टम एज वेल। फिर आपके पास नेचुरल नॉइज है, ये भी एक एक्सटर्नल नॉइज की किस्म है, जिस तरह आपके पास कॉस्मिक रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्पेस में से भी आपके अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन जो है वो फॉल कर रही होती हैं, तो आपका सिस्टम इस किस्म की भी इंटरफेरेंसेस से अफेक्ट होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज नेचुरल नॉइज। तो ये जितने भी किस्म की नॉइज है दे आर ऑल एक्सटर्नल टू योर सिस्टम। फिर आपके पास कुछ इंटरनल नॉइज होती हैं। इंटरनल नॉइज वो है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जनरेट हो रही होती हैं, जिस तरह आपके पास थर्मल नॉइज है या रैंडम एमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि आपका जो भी सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इटसेल्फ, बिकॉज व्हेन दे गेट हीट अप दे एक्चुअली रेडिएट थर्मल नॉइज, तो उसकी वजह से आपके अपने सिस्टम के अंदर भी एक इंटरनल नॉइज जनरेट हो रही होती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इंटरनल एंड बोथ एक्सटर्नल, दे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम। सो नॉइज इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर that sets limits on your communication. तो नॉइज जितनी ज्यादा होगी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम उतना पोरली परफॉर्म करेगा। सो ये वो बेसिक फैक्टर है that actually affects the or you can say that sets a limit on your communication system, कि आप कितनी अच्छी और कितनी reliable communication आप अचीव कर सकते हैं, it is affected by the noise in that communication system, both external and internal. तो अब जिस तरह आपके पास एक्सटर्नल नॉइज है, तो आप उसके लिए देयर आर सर्टेन वेज इन व्हिच यू कैन एक्चुअली रिड्यूस एक्सटर्नल नॉइज। आप अपने फॉर एग्जांपल अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को एक ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ पे कम से कम कोई नियर बाय हाई पावर लाइंस जो है वो गुजर रही हों, या आपको शील्डिंग का मैकेनिज्म करें जिससे आपके पास कॉस्मिक रेडिएशन या इस तरह की चीजें जो आपके सिस्टम को अफेक्ट ना करें। तो आप अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि आप इन एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइजेस को एज मिनिमाइज कर सकें। A widely used metric is the signal to noise ratio. तो जो SNR की एक टर्म है जो कि आपने काफी जगह पे शायद सुनी होगी, ये एक परफॉर्मेंस मीट्रिक है जो किसी भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। And as the name suggests, signal to noise ratio, it's basically the signal power divided by noise power. प्लीज आप लोग अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें, काफी डिस्टॉर्शन आ रही है आपके एंड से, प्लीज। हमारे पास जो परफॉर्मेंस मीट्रिक है किसी भी कम्युनिकेशन का, जब हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, तो हम हमेशा उसकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है उसको देखते हैं। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये क्या है कि आपकी जो सिग्नल की पावर है, जो आप सिग्नल उसमें से गुजार रहे हैं, उसकी पावर कितनी है, और जो नॉइज इस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है उसकी पावर कितनी है। तो ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितनी ज्यादा होगी आपका सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो कब ज्यादा होगा, जब नॉइज कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर एलिमेंट एक छोटा है तो ओवरऑल फिगर जो है वो काफी बड़ी आपके पास आएगी। तो हमारे पास नॉइज जितना कम होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतनी ज्यादा होगी, उतना अच्छा सिस्टम जो है वो परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द परफॉर्मेंस मीट्रिक दैट वी एक्चुअली यूज फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, and it is basically termed as SNR. It's signal power divided by noise power. अब इस सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज एन इंजीनियरिंग टर्म फॉर पावर रेशियो बिटवीन सिग्नल एंड द बैकग्राउंड नॉइज। तो ये उन दोनों की रेशियो होती है जो SNR कहलाती है, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, SNR इज इक्वल टू सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। अब कुछ केसेस में नॉइज की पावर भी आपके पास कम हो सकती है, सिग्नल पावर भी जो है मिली वॉट में हो सकती है। तो एक मोर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है कि आप SNR को dBs के अंदर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सकें मोर अप्रोप्रिएटली। तो और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सिग्नल्स हैं दे हैव अ वेरी वाइड डायनामिक रेंज, वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो हम इसको लॉगरिथमिक
डेसिबल स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कैसे करते हैं, हम उसका 20 टाइम्स log टू द बेस 10 लेके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड की टर्म में आपके पास रेशो है तो हम उसका 20 टाइम्स log टू द बेस 10 लेते हैं। और अगर आपके पास पावर की टर्म में है तो हम 10 टू द बेस 10 टाइम्स log टू द बेस 10 उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड की फॉर्म में सिग्नल है तो आप उसका 20 log टू द बेस 10 ले लें तो आपके पास SNR की वैल्यू dB में आ जाएगी। और अगर पावर की फॉर्म में आपके पास सिग्नल है तो आप उसके केस में आप उसको 10 log टू द बेस 10 लेंगे। पावर और एम्पलीट्यूड आपको पता है दे आर बोथ रिलेटेड लाइक दिस कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ले लें तो वो पावर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास सिग्नल की पावर समझे वोल्ट्स में है फॉर एग्जांपल, तो वोल्ट्स में अगर गिवन है तो आप उसका 20 log टू द बेस 10 करेंगे। और अगर आपके पास सिग्नल जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉट्स है, इन टर्म्स ऑफ पावर, तो आप 10 log करेंगे क्योंकि हमें पता है पावर किसके बराबर होती है, V स्क्वायर R। ये वोल्टेज का स्क्वायर ले लें तो वो पावर आ जाती है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आपकी सिग्नल और आपकी जो नॉइज है वो किस यूनिट में गिवन है। अगर वो वोल्टेज की फॉर्म में गिवन है तो आप उसको 20 log टू द बेस 10 करेंगे। और अगर वो पावर की फॉर्म में है, वॉट्स की फॉर्म में, तो आप उसको 10 log टू द बेस 10 आप उसकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल गिव यू द SNR वैल्यू। एंड लाइकवाइज आप कहीं पे इसको इस SNR वैल्यू को यूज कर रहे होंगे तो आप इससे दोबारा लीनियर में इसको कन्वर्ट करेंगे बिफोर यूजिंग दिस वैल्यू इन एनी एक्सप्रेशन। जो आगे हम कुछ एक्सप्रेशंस देखेंगे भी, लाइक कैपेसिटी के अंदर SNR यूज होती है। तो whenever you want to find the capacity of a system you need to know the SNR of the system। तो वहां पे you're not going to use the dB value, you're going to use the linear value। वो हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे तो आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो P की वैल्यू है इट इज द एवरेज पावर एंड A इज द RMS एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये इन एक्सप्रेशंस के अंदर। ओके, सो ये तो बात होगी नॉइज की। सो अगर हम बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम, ये हम जनरली तो वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम ग्राफिकली और बाय डेफिनेशन देखें तो मेन डिफरेंस जो है एनालॉग और डिजिटल में वो क्या है कि जो एनालॉग सिग्नल्स होता है इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है। इनमें कोई एक डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है या फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है। एक एनालॉग सिग्नल की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। और वो आप देख भी सकते हैं कि आप किसी एक पॉइंट पे भी अगर आप देखें तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। आप डिपेंडिंग अपॉन आपने भी रेजोल्यूशन कितनी रखते हैं, एक वैल्यू आप यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जिसमें ये आपका एनालॉग सिग्नल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक डिजिटल सिग्नल को देखें या एक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये डिजिटल सिग्नल की दी हुई है, यू कैन सी इसकी फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट इनफाइनाइट। तो या ये वैल्यू ले लेगा या ये वैल्यू ले लेगा या ये वैल्यू ले लेगा, यही पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो डिजिटल सिग्नल के केस में हमेशा आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो आपका सिग्नल ले सकता है। लेकिन आपके पास एनालॉग के केस में इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिनमें आपका सिग्नल एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम कहते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल है इसमें वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, यू कैन सी हर इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन डिजिटल के केस में आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आउट ऑफ दीज फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज आपकी कोई एक वैल्यूज होगी एक एट अ सिंगल टाइम आपके पास अवेलेबल होगी। और एनालॉग के मुकाबले में जो डिजिटल सिग्नल्स हैं देयर वैल्यूज आर लिमिटेड टू फाइनाइट सेट, जो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। और डिजिटल सिस्टम जो है दे आर मोर रोबस्ट। ये हम आगे जब देखेंगे कि नॉइस का जब इफेक्ट होता है एनालॉग के ऊपर या डिजिटल के ऊपर, कौन सा सिस्टम जो है ये ज्यादा रोबस्ट है इन केस ऑफ नॉइस। और वो हम देखेंगे कि जो डिजिटल है ये ज्यादा रोबस्ट है कंपेयर टू एनालॉग। फिर डिजिटल में आपके पास एक स्पेशल केस होता है जहां पे आपके पास बाइनरी सिग्नल्स हैं। बाइनरी सिग्नल्स क्या है कि यहाँ पे आपके सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या आपके पास सिग्नल की वैल्यू 0 है या आपके पास सिग्नल की वैल्यू 1 है। सो देयर इज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इन इस तरह के सिग्नल्स को हम कहते हैं कि ये बाइनरी सिग्नल्स हैं एंड दे हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। और इनको हम यूज करते हैं बिट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जब हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर ली तो मेरे पास 1 0 1 1 0 1 की फॉर्म में डाटा मुझे मिल गया, तो मैं इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ लाइन कोड्स, जो कि अगेन फिर आप डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे कि लाइन कोड्स क्या होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं जनरली एक्सप्लेन करूँ तो वो ये कि लाइन कोड जो है ये
वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है आपके 10111101 की, कि अगर आपके पास डाटा था 01000110, तो मैंने कह दिया कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक वेवफॉर्म से, जहां पे 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं 0 वोल्ट से और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ से 5 वोल्ट से। तो ये एक वेवफॉर्म मेरे पास बनेगी जो कि इस डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन रिप्रेजेंट एनी बाइनरी डाटा। उसमें आपके पास रिटर्न टू जीरो कोड्स होते हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो कोड्स होते हैं, मैनचेस्टर कोडिंग होती है। अगेन ये सारी चीजें आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे इन डिटेल। लेकिन अभी फिलहाल आप 1 और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक स्पेसिफिक वोल्टेज डिफाइन कर देते हैं कि 0 का मतलब है कि 0 वोल्टेज और 1 का मतलब है फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट्स। तो ये जो वेवफॉर्म है ये आपकी एक बाइनरी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और इस वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये जो 1 की रिप्रेजेंटेशन है, ये कितनी ड्यूरेशन तक ये 1 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 बिट को। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है इसको हम बिट टाइम बोलते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप बिट टाइम से 1 सेकंड रखते हैं फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है कि अगर एक बिट मैंने ट्रांसमिट करनी है 1, तो मैं 5 वोल्ट्स 1 सेकंड तक ट्रांसमिट करूंगा, तो मैं कहूंगा कि मेरी बिट ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड है। तो बिट टाइम से एक चीज जुड़ी हुई है और वो है डाटा रेट, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है ये फिर किस रेट से जा रही है। फॉर एग्जांपल तो अगर मैं एक बिट 1 सेकंड के लिए भेज रहा हूं, तो मेरा जो बिट रेट है वो डिफाइन होता है 1/t से। तो अगर मेरा टाइम 1 सेकंड था तो 1/t इज 1/1 इज 1 सेकंड, सॉरी 1 बिट्स पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक बिट की ड्यूरेशन 1 सेकंड है, तो मेरा डाटा रेट कितना होगा कि मैं एक बिट भेज रहा हूं 1 सेकंड के अंदर। यही ड्यूरेशन अगर मैं 0.5 सेकंड कर दूं, तो मेरा अब डाटा रेट कितना हो जाएगा 1/0.5 विच इज 2। तो अब मैं कहूंगा कि अब मैं 2 बिट्स पर सेकंड भेज रहा हूं, क्योंकि हाफ सेकंड में एक बिट जा रही है और फिर हाफ सेकंड में दूसरी बिट जा रही है। सो नाउ आई एम सेंडिंग 2 बिट्स पर सेकंड। लाइकवाइज अगर ये ड्यूरेशन मैं 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड्स कर देता हूं, तो मेरे पास अब रेट हो जाएगा हाफ बिट पर सेकंड, कि मैं 1 सेकंड में आधी बिट भेज रहा हूं। तो जो बिट टाइम है और डाटा रेट जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक बिट को कितनी टाइम ड्यूरेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल एक्चुअली डिटरमिन कि आपका डाटा रेट कितना है इस सिस्टम का। ठीक। सो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो अगर मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल अवेलेबल है, अब मैंने अगर उससे डिजिटल सिग्नल बनाना है, तो मेरे पास कौन सा टूल होना चाहिए? अगेन वो टूल हमारे पास है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, या जिसको हम इस केस में सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन कहते हैं। सो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन में क्या होता है? टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल ओवर ए डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक। तो सिग्नल तो आपके पास एनालॉग है, लेकिन सिस्टम आपका डिजिटल है, तो यू नीड एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हम क्या करते हैं कि हम अपने सिग्नल को टाइम और वैल्यू दोनों में डिस्क्रिटाइज कर देते हैं। टाइम और वैल्यू से मुराद है कि मेरे पास अगर एक सिग्नल है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एनालॉग सिग्नल, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरा टाइम एक्सिस है, और जो मेरा वाई एक्सिस है ये मेरा वैल्यूज है या जो मैग्नीट्यूड है इसका। तो मैं इस सिग्नल को टाइम में भी डिस्क्रिटाइज कर दूंगा और एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रिटाइज कर दूंगा। ठीक है, बाय डूइंग सो मैं एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, जिसमें एक नाइक्विस्ट थ्योरम आता है, जो हम इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि आप जब भी कोई एनालॉग सिग्नल डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक से गुजारेंगे, यू हैव टू प्रोसेस इट थ्रू ए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसको टाइम और वैल्यूज दोनों में डिस्क्रिटाइज कर देगा। और वो ऐसे करता है जैसे यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, जो कि आपका एक एनालॉग सिग्नल है। सो मैं इसको m of t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज माय मैसेज सिग्नल। तो टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों में मैंने इसको डिस्क्रिटाइज करना है। तो जब मैं टाइम में इसको डिस्क्रिटाइज कर रहा हूँ, यानी एक वैल्यू मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, फिर एक इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, एक इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, ये वो इंस्टेंसेस हैं जहां पे मैं अपने सिग्नल को सैंपल कर रहा हूँ। तो जब आप डिस्क्रिटाइज करते हैं टाइम में, दिस इज नोन एज सैंपलिंग। टाइम में जब मैं सैंपल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सैंपलिंग हो रही है ये एक रेगुलर इंटरवल के साथ हो रही है, यानी दोनों सैंपल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है ये कांस्टेंट है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सैंपलिंग। कुछ केसेस में हम ये सैंपलिंग
नॉन यूनिफॉर्म भी करते हैं। यहाँ पे कहीं पे हम ड्यूरेशन कम रख लेते हैं, कहीं पे हम ज्यादा कर लेते हैं, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो हम सैम्पलिंग करेंगे वो हम यूनिफॉर्म करेंगे कि हमारे पास सारे सैंपल्स जो है वो एक कंटिन्यूस एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर मैं एक सिग्नल को सिर्फ टाइम के अंदर सैंपल कर लेता हूं, तो इस केस में मेरे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल मुझे मिल जाएगा। अब जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं ये टाइम में तो डिस्क्रिटाइज्ड है, लेकिन एम्पलीट्यूड में दे कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। और डिस्क्रीट को अगर मैंने फिर डिजिटल सिग्नल बनाना है तो मैं फिर उसके एम्पलीट्यूड में भी उसको डिस्क्रिटाइज करूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने जितना भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, फॉर एग्जांपल -MP से +MP तक ऑल जो वैल्यूज हैं, मैं इनको इन डिस्क्रीट वैल्यूज में डिवाइड कर देता हूं। ये जो सॉलिड लाइंस है, लेट मी जस्ट क्लियर इट सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। तो अब आप ये देखें कि मैंने अपने पूरे एम्पलीट्यूड को इन डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ ये डिफाइन कर दिया है। अब जोन सा सैंपल, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सैंपल है, मैं ये देखूंगा कि ये किस लेवल के ज्यादा करीब है। अगर वो इसके करीब है तो मैं इस सैंपल को ये वाला एम्पलीट्यूड डिसाइन कर दूंगा। अब जिस तरह ये जो सैंपल है ये इसके ज्यादा करीब है तो मैं इसको ये वाला लेवल असाइन कर दूंगा। ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये वाला इसके ज्यादा करीब है तो मैं ये वाला लेवल इसको असाइन कर दूंगा। हो सकता है कोई एक सैंपल ओरिजिनल से थोड़ा सा ज्यादा हो या कम हो, तो जो क्लोजेस्ट लेवल उसके करीब होगा हम वो वाला लेवल उसको असाइन कर देंगे। तो अब इस केस में क्या हुआ कि मैंने अपने एम्पलीट्यूड्स को भी एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में से एक वैल्यू असाइन कर दी, और जो मैंने टाइम है उसको भी एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में से एक वैल्यू असाइन कर दी। सो बाय डूइंग सो मैं अपने सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल बना देता हूं। फिर बाकी ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, वी विल सी इट इन चैप्टर नंबर 6। सो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो आपने एम्पलीट्यूड के अंदर जो आपने ये लेवल्स डिफाइन करने हैं, ये लेवल्स कैसे डिफाइन होते हैं या इनकी रेजोल्यूशन कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ये डिपेंड करता है 2MP/L के साथ। 2MP का मतलब है कि आपके पास मैक्सिमम पीक जो है वो MP है, मिनिमम पीक आपके पास -MP है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, ये होगा MP माइनस MP विच इज 2MP टोटल। यानी अगर ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू -2 है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 होगा। 2 से 0 तक 2 और 0 से -2 अगेन 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो MP से -MP इज द डिस्टेंस 2MP। और हमने कितने लेवल्स में इसको डिफाइन करना है, तो मैं कहता हूं कि मैंने इसको L नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करना है। L नंबर हो सकता है फॉर एग्जांपल 16 फॉर एग्जांपल। तो अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस 4 है, जैसा ये मैंने 2 डिफाइन किया हुआ है और ये -2 किया हुआ है, 2MP है 4, और जो नंबर ऑफ लेवल्स मैंने डिफाइन किए वो टोटल 16 है। आई कैन काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते ये 16 लेवल्स बन गए। तो इसका मतलब है कि ये जो एक लेवल है मेरे पास, इसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी, 1/4, ठीक है। तो ये आप जब भी कोई एक क्वांटाइजर डिजाइन करेंगे या एक सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का सिस्टम डिजाइन करेंगे, आप इन्हीं चीजों को सामने रखेंगे कि आपने क्वांटाइजेशन इंटरवल कितना रखना है, आपने नंबर ऑफ लेवल्स कितने डिफाइन करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी कि आपने कितनी बिट्स जनरेट करनी है हर एक सैंपल के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं टोटल नंबर ऑफ लेवल्स डिफाइन करता हूँ 16, तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे 16 लेवल्स हैं। तो 16 लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए, anyone can tell me? 4, yes, 2 raised to power 4 is 16। तो मेरे पास अगर 4 बिट्स हों तो मैं 16 लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये लेवल है, इसको मैं 0 0 0 0 कह दूंगा, अगले लेवल को 0 0 0 1 कह दूंगा, और लास्ट वाले को मैं 1 1 1 1 कह दूंगा, ठीक है। अब जोन सा लेवल, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सैंपल था, ये जिस लेवल के करीब आ रहा होगा, मिसाल के तौर पे ये लेवल है 1 0 0 1 फॉर एग्जांपल, तो मैं इस सैंपल को 1 0 0 1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये जो सैंपल है इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा 1 0 1 1 फॉर एग्जांपल, जो भी लेवल की वैल्यू थी। तो हर एक सैंपल के अगेंस्ट मैं 4 बिट्स जनरेट कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास टोटल जो सैंपल्स हैं वो हैं से 1000 सैंपल्स हैं मेरे पास पर सेकेंड, क्योंकि आपके पास एनालॉग सिग्नल जो है वो तो कंटिन्यूसली आ रहा है आपके पास। तो अगर मेरे पास ये टोटल ड्यूरेशन इस सिग्नल की यहां से लेके एंड तक समझ लो 1 सेकेंड है, तो मेरे पास टोटल 1000 सैंपल्स होंगे।
और हर सैंपल के अगेंस्ट 4 बिट्स जनरेट हो रही हैं, तो टोटल बिट्स कितनी जनरेट हो रही होंगी? जी एनीवन? सर 16 जी 4000 कि एक सैंपल के अगेंस्ट 4 बिट्स हैं, तो 1000 सैंपल्स के अगेंस्ट कितनी होंगी? 4000 बिट्स पर सेकेंड। तो 1000 सैंपल्स पर सेकेंड आपका डिस्क्रीट सिग्नल था, और जब आपने एम्पलीट्यूड में भी इसको आपने डिस्क्रिटाइज कर दिया, तो अब आप इसको 4000 बिट्स पर सेकेंड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो आपने क्या किया, एक एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे जो डिजिटल सिस्टम है वो 4000 बिट्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है। अब यही लेवल्स में 16 से 8 कर दूं तो 3000 बिट्स पर सेकंड जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरे पास 2⁻³ बिट्स चाहिए 8 लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यही मैं 16 से 32 कर दूंगा तो मेरे पास 5 लेवल हो जाएंगे, तो मेरे पास बिट्स जो है वो 5000 बिट्स पर सेकंड जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज बढ़ाने से क्या होता है, वैल्यू कम करने से क्या होता है, वी विल सी दैट इन चैप्टर नंबर 6। ओके, तो ये जो सॉरी लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। सो जो ये क्वांटाइजेशन स्पेसिंग है 2 MP/L, ये वो है जो कि दो लेवल्स के बीच की स्पेसिंग है, और यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ, बट यू कैन कंसिडर इट टू बी एनी वैल्यू। ये इंटरवल कांस्टेंट है एंड इट इज t. It is not shown here in the figure. So let's quickly have a look at an example. For example, the information in an analog waveform with maximum frequency जो है वो 3 किलोहर्ट्ज है, यानी आपका जो भी एनालॉग सिग्नल है, फॉर एग्जांपल ये एक टाइम डोमेन सिग्नल था, आपने जब इसका स्पेक्ट्रम देखा तो आपके पास ये स्पेक्ट्रम आया, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये वाला, जहां पे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो है 3 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके इस सिग्नल के अंदर जो है वो 3 किलोहर्ट्ज है, और जो पीक वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, यानी कि टाइम डोमेन में जो पीक वैल्यू आपके पास आ रही है वो 2 वोल्ट्स है। आपने क्या करना है कि इस सिग्नल को सैंपल करना है और क्वांटाइज करना है 16 लेवल के क्वांटाइजेशन इंटरवल के साथ। ठीक है, सो सबसे पहली बात कि आपकी क्वांटाइजेशन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो जिस तरह हमने देखा कि क्वांटाइजेशन स्पेसिंग क्या होती है, 2 MP/L। MP आपके पास कितना था, 2 वोल्ट्स, तो इट वुड बी 4, और 16 लेवल आपके पास है तो डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, तो आपके पास जो रेजोल्यूशन निकलती है वो है 0.25। सो इस सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का जो क्वांटाइजेशन स्पेसिंग है वो 0.25 है। इसी तरह सैम्पलिंग इंटरवल क्या होगा, ठीक है, सैम्पलिंग इंटरवल का मतलब है कि वो जो आपने एक्स एक्सिस पे सैंपल करने हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस जो कैपिटल T है ये क्या होगा, उनका टाइम इंटरवल क्या होगा। तो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम, और हमें पता है कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या कहता है, सैम्पलिंग थ्योरम जो होता है FS क्या कहता है, कितना मिनिमम सैम्पलिंग रेट होना चाहिए किसी भी सिग्नल के लिए, आपने SNS में पढ़ा होगा। जी सर फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, 2 टाइम्स FM होना चाहिए। मेरी चल रही, मेरी कंटिन्यूस है अभी 12:30 तक है। जी 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 अच्छा, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आता हूँ आपके पास अभी वापस। स्क्रीन नजर आ रही है सर की सबको? मुझे नहीं आ रही, अगर नजर आ रही है, आ रही है तो आ रही है, नजर आ रही है। नहीं यार मुझे नहीं आ रही, पहले भी मेरा सारा लेक्चर ऐसे ही गुजर गया। पता है क्या कर, बंद स्क्रीन ही करना, नहीं नजर आ आपको रही। MK चाहिए। लीव कर और दोबारा ज्वाइन हाँ कर ले, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, उससे ठीक हो जाता है। किया आ रही है सर, नजर आ रही है। किया तो आ है। रही है ना स्क्रीन, नजर आ रही, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, उससे हो जाता है ठीक। ओके, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर नजर आ रही है। जी, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है किसी भी एक सिग्नल के लिए
वो आपका Nyquist क्राइटेरिया कहता है इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन योर सिग्नल। ठीक है, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है आपके सिग्नल के अंदर जो भी होगी 2 टाइम्स ऑफ दैट शुड बी योर fs। तो ये वैल्यू मिनिमम है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 FM। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो हमारा सिग्नल है एनालॉग, उसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो 3 किलोहर्ट्ज है। तो जो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए वो 2 FM चाहिए, और जो सैम्पलिंग इंटरवल होता है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। टाइम इज इनवर्सली इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जी ग्रेटर वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं जी, आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम मिनिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम सैम्पलिंग इंटरवल निकालें तो इट शुड बी 1/2 FM which is 1/6000 which is 166.67 माइक्रोसेकंड। तो मिनिमम सैम्पलिंग इंटरवल आपका ये वाला होगा। अगर ये fs की वैल्यू आप ज्यादा बड़ी लेते हैं तो ये 1 बिगर वैल्यू विल गिव यू अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ ts। तो ये मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे मिनिमम कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि आपका बिट ट्रांसमिशन रेट क्या है। तो एक चीज आपको पता चल गई कि जो आपका सैम्पलिंग रेट है मिनिमम वो 6000 है। तो सैम्पलिंग रेट का मतलब है कि 6000 सैंपल्स पर सेकेंड आप जनरेट कर रहे हैं। तो बिट ट्रांसमिशन कितनी होगी, तो हम एक सैंपल के अगेंस्ट कितनी बिट्स जनरेट कर रहे हैं वो हमें पता चल रहा है क्वांटाइजेशन लेवल से, कि एक क्वांटाइजेशन लेवल, जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल है वो 16 है, और 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए, n शुड बी इक्वल टू 4। तो अगर एक सैंपल 4 बिट्स से जनरेट कर रहा है तो 6000 सैंपल्स कितनी बिट्स जनरेट करेंगे, 24 किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे इस सिस्टम का ट्रांसमिशन बिट रेट जो है वो 24 किलो बिट्स पर सेकेंड होगा। और वो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड। तो जो L है ये हम log to the base 2L करके भी निकाल सकते हैं, यानी आप इस 16 को log to the base 16 करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू 4, और fs जो है वो 2 FM के बराबर होता है मिनिमम। तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास 6000 आ गई है, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 kbps वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, so what is the bandwidth efficiency of the transmission? Let me just clear this. Next part है कि what is the bandwidth efficiency if the transmission bandwidth is 12 kilohertz? अब वो कहता है कि आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितनी है, यानी जो अपने अब आप जो 24 किलोबिट्स पर सेकंड आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसकी ये कितना एफिशिएंट है ये वाला सिस्टम, कि अगर आपके पास ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो 12 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, कि आपके पास जो चैनल था, यानी जो ट्रांसमिशन की है जो चैनल की बैंडविड्थ है वो 12 किलोहर्ट्ज है, तो आपका ये वाला सिस्टम कितना बैंडविड्थ एफिशिएंट है। तो जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी का फार्मूला है वो है बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। तो वो आपको देखने से पता चल जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ योर ट्रांसमिशन रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ दैट यू हैव। तो ये जो बिट्स पर सेकंड है ये आपके पास ट्रांसमिशन रेट है, और ये हर्ट्ज जो है ये आपके पास ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास बैंडविड्थ एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। दिस इज माय बैंडविड्थ एफिशिएंसी। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हम 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, एंड दैट इज अवर बैंडविड्थ एफिशिएंसी। ओके, फिर आपके पास सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपके पास स्पीच। अगर आपके पास जो वॉइस है उसको अगर आपने सैंपल करना हो तो फिर किन चीजों को हमें सामने रखना होता है। तो वो बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल यूजुअली सैम्पलिंग टाइम्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो हम जो सैंपल कर रहे होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको यूनिफॉर्म रखें। फॉर एग्जांपल हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स रिक्वायर फास्टर सैम्पलिंग। अगर आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, जैसा वॉइस के केस में होता है कि अगर आपकी वॉइस के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट है तो जो वेवफॉर्म की वेरिएशन है वो काफी फास्ट होगी। जब आपके कंटेंट में वेरिएशन फास्ट है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो भी ज्यादा होगा उसका।
तो उस केस में जो सैम्पलिंग है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो fs है इट शुड बी ग्रेटर देन 2fm। तो अगर fm और द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन योर वॉइस सिग्नल अगर ये बढ़ जाए तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, तो यू नीड टू सैंपल फास्टर। और इसकी मिसाल है कि जो सोप्रानो मस्ट बी सैंपल ट्वाइस एज फास्ट एज टेनर। टेनर कहते हैं मेल वोकलिस्ट को, उसकी आवाज को कहते हैं टेनर, और जो सोप्रानो है ये फीमेल वॉइस को कहते हैं। तो फीमेल की जो वॉइस है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल वॉइस। तो जब आप फीमेल वॉइस को सैंपल करेंगे तो आपको उसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी तकरीबन डबल रखनी पड़ती है एज कंपेयर टू मेल वॉइस, क्योंकि वो ज्यादा ग्रेव होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दी गई है कि वॉइस सिग्नल वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं आपके पास, ये तो आपके पास सैंपलिंग है जो कि आप एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं कि मेल के लिए आप स्लोअर सैंपलिंग रेट यूज कर रहे हैं और फीमेल के लिए यूर यूजिंग अ हायर सैंपलिंग रेट। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेल की वॉइस है तो इसको सैंपल करने के लिए आपको लो सैंपलिंग रेट चाहिए, फीमेल की अगर ये वॉइस है तो उसके अंदर आपको सैंपलिंग रेट ज्यादा तेज चाहिए। फिर जो क्वांटाइजेशन लेवल है, यानी ये जो वाई एक्सिस में जो आपके पास सैंपलिंग हो रही है, इनको भी हम यूनिफॉर्मली स्पेस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास ऑप्शन है कि ये वैल्यूज भी इक्वली स्पेस्ड हो या इनके बीच में स्पेसिंग जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, कि ये कहीं पे वैल्यू आपके पास ज्यादा है और कहीं पे आपने ये वैल्यू ऐसे कम कर दी हुई है। और नॉर्मली जो नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है ये हम वॉइस के लिए यूज करते हैं, कि जब भी आपने वॉइस को डिजिटाइज करना है तो आप हमेशा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज करते हैं, और उसकी भी बाकायदा एक वजह है। अगेन लीव ऑल दीज रीजंस फॉर योर डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स, जहाँ पे आप A to D कन्वर्जन को थॉरली डिस्कस करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन वगैरह है, ये A लॉ, म्यू लॉ, इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं जो आप यूज करते हैं फॉर डिजिटाइजेशन। So these are the main concepts of analog to digital conversion जो आप यूज करते हैं, जिसके अंदर टाइम में सैम्पलिंग और एम्पलीट्यूड में सैम्पलिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, सो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके पास जो डिजिटल ट्रांसमिशन है, अब हमने चलो A to D कन्वर्जन तो कर लिया, तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन में हमें जो फायदा होता है वो है रीजनरेशन का, कि हम सिग्नल को रीजनरेट कर सकते हैं एट द रिसीवर विदाउट एनी प्रॉब्लम। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके पास जो डिजिटल सिग्नल है वो एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डिजिटल सिस्टम है, या उसकी वैल्यू 0 से फॉर एग्जांपल -5 वोल्ट है, और ये फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है। मैंने ये दो वैल्यूज असाइन की हैं, 5 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो मेरे पास ये जो सिग्नल है ये इन दो वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एट एनी पॉइंट आप इस पूरे सिग्नल को अगर आप देखें, आपको आपकी वेवफॉर्म या 5 वोल्ट की नजर आएगी या -5 वोल्ट की नजर आएगी। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सिग्नल जो है, जो कि एक बाइनरी AS के सिग्नल को शो कर रहा है, या इसको हम BPS के सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, दिस इज बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, BAS के भी हम इसको कहते हैं। ये सिग्नल अगर मैं ट्रांसमिट करता हूं अपने चैनल में से, तो चैनल के इफेक्ट्स की वजह से मेरा ये सिग्नल इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। चैनल की डिस्टॉर्शन है, चैनल इटसेल्फ फिल्टर की तरह ऑपरेट कर रहा है, तो मेरे पास इस तरह की एक वेवफॉर्म जो है वो रिसीव होगी। और ये तो इफेक्ट आ गया चैनल का, क्योंकि आपको पता है कि चैनल्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ फिल्टर। तो उसने इस सिग्नल को जो फिल्टर किया तो मेरे पास इस तरह की एक वेवफॉर्म आ गई, और इस चैनल के अंदर जब नॉइज ऐड हो गया तो मेरे पास ये डिस्टॉर्शन सी ऐसे इस तरह की डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट हो गई। तो मेरे पास ये सिग्नल जो है ये मुझे रिसीव हो गया रिसीवर साइड पे। लेकिन रिसीवर के पास कैपेबिलिटी क्या है, उसने सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे पास से फॉर एग्जांपल ये जो बिट है इसकी ड्यूरेशन है से 1 सेकंड, से वो हाफ सेकंड के ऊपर इसकी वैल्यू को मेजर करता है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या इस इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या उसकी वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि या वो वैल्यू +5 हो सकती है या वो वैल्यू -5 हो सकती है। देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। सो इस इंस्टेंट पे जब उसकी वैल्यू वो चेक करता है इस नॉइजी सिग्नल को, तो वो वैल्यू उसको पॉजिटिव ही नजर आ रही है, तो उसको पता होगा कि ये मेरा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है विच इज 5 वोल्ट्स। अब जब वो ये जो अगली बिट की ड्यूरेशन थी उसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये बनता है, मैं यहाँ पे इसको सैंपल करता हूँ तो मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू दैट आई नीड टू रीजनरेट। लाइकवाइज इसको यहाँ पे मिड पे वो सैंपल कर रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे मिड में सैंपल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे करेगा नेगेटिव वैल्यू मिल रही है,
नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। सो बाय जस्ट लुकिंग एट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, आपका रिसीवर वो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है रिसीवर पे विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो आपके पास चैनल और नॉइज को जो इफेक्ट्स हैं वो ओवरकम हो सकते हैं जस्ट बाय रीजनरेटिंग द सिग्नल। तो इसका एक फायदा हमें ये भी होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स में मल्टीपल रिपीटर्स जो है वो इंस्टॉल कर दें इफ यू वांट टू ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्रांसमीटर ये लगा हुआ है, आपने 100 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगा दिया जो कि सिग्नल रिसीव करता है और उसको फिर आगे प्रोपोगेट कर देता है। फिर आपने फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर के बाद एक और रिपीटर लगा दिया, वो रिसीव करता है और फिर ट्रांसमिट कर देता है, और फिर आफ्टर 100 किलोमीटर आपने एक और रिसीवर लगा दिया। इससे क्या फायदा हो गया कि आपने 100 + 100 + 100 300 किलोमीटर दूर आपने अपनी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर ली कि इसने एक डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट किया, इसने रिसीव किया एक सिग्नल इस तरह का, और इस सिग्नल से उसने दोबारा वही सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि ओरिजिनल था, और फिर इसको प्रोपोगेट कर दिया आगे, अगले ने भी यही काम किया और ये सिग्नल प्रोपोगेट कर दिया आगे। तो आपके पास जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजनरेशन प्रोसेस, उसको ट्रांसमिशन पॉसिबल है टू ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके सर, एक क्वेश्चन है जी। जो हम बार बार उसको कर रहे हैं, री ट्रांसमिट कर रहे हैं जी वो हम उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाके ट्रांसमिट करेंगे जहाँ जी पे भी दोबारा ये हमने पूरा ये एक पूरा रिसीवर है जो एग्जैक्ट रिसीवर जो काम करेगा, और दिस इज एन एग्जैक्ट ट्रांसमीटर। तो हम उसको बिल्कुल ओरिजिनल बेसबैंड में लाएंगे, रीजनरेट करेंगे और फिर ट्रांसमिशन का सारा प्रोसेस करेंगे। जो यहाँ पे ट्रांसमिशन के वक्त हमने जो प्रोसेस किया था कि हमने उसके अंदर सोर्स कोडिंग की, चैनल कोडिंग की, इंक्रिप्शन की, जो जो स्टेप्स हमने उसके अंदर फॉलो किए और वो बिट्स जनरेट की, रीजनरेटर्स जो होते हैं या रिपीटर्स जो होते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को रिपीट कर रहा है, दैट्स ऑल व्हाट इट इज डूइंग। वो सिग्नल को रिसीव करता है, डिकोड करता है, फिर रिपीट करता है, फिर रिसीव करता है, फिर डिकोड करता है, फिर रिपीट करता है। इससे ये फायदा हो जाता है कि आप अपने सिग्नल को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक ट्रांसमीटर अगर, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का जो कर्वेचर है इट इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपके पास एक बूस्टर यहाँ पे लगा हुआ है तो आप इस बूस्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि होराइजन आपके बीच में आ जाता है। या तो आप टावर बहुत ऊंचा कर दें, which is practically not possible, या आप इस तरह के रिपीटर्स इंस्टॉल कर दें कि ये इससे कम्युनिकेट करे, ये इससे कम्युनिकेट करे, ये इससे कम्युनिकेट करे और ये इससे कम्युनिकेट करे। तो रिपीटर्स की मदद से मतलब आप वो रियल लाइफ में जरूरी होते हैं। एग्जैक्टली। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर अर्थ का कर्वेचर ऐसे है, लेट मी, कि अगर अर्थ का कर्वेचर जो है इट इज समथिंग लाइक दिस, तो आप एक टावर इतना ऊंचा लगाएं कि वो दूसरा टावर यहाँ पे इससे कम्युनिकेट कर सके, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि तकरीबन 25-30 किलोमीटर के बाद अर्थ का कर्वेचर ऐसे हो जाता है कि आपको टावर नजर नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह के रिपीटर यूज कर सकते हैं ताकि हम ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, एंड इट इज ओनली पॉसिबल इन डिजिटल ट्रांसमिशन, नॉट इन एनालॉग। ओके, ठीक है। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट चैनल एरर्स, कि अब चैनल का अगर इफेक्ट हो और बहुत ज्यादा स्वेयर हो, यानी कि ये जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि चैनल की वजह से ये डाटा इट बिकम समथिंग लाइक दिस, और नॉइज की वजह से ये सिग्नल ऐसे हो सकता है। एक एक्चुअल सिग्नल को लेके अगर हम इन पे ये इफेक्ट्स डालें तो यू कैन सी कि अगर आपके पास एक डिजिटल सिग्नल इस तरह का है, यू हैव -1 एंड +1, ये दो वैल्यूज मैंने साइन की हुई हैं। तो जब नॉइज और जो चैनल की जो डिस्टॉर्शन है, channel distortion or noise, it can make your system something like this, make your signal something like this। लेकिन अगर आपके पास चैनल एरर्स बहुत ज्यादा हो जाएं, ठीक है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जब आप वो सैंपल कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज पॉसिबल कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज तो देख के आपको पता चल रहा है कि एवरेज वैल्यू मैं लूं तो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इन सैंपल्स की मैं एक एवरेज वैल्यू लूं तो वो पॉजिटिव है, इनकी मैं एवरेज वैल्यू लूं तो नेगेटिव है, तो मैं एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल रीजनरेट कर रहा हूं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि अगर चैनल बहुत ज्यादा स्वेयर हो और उसमें बहुत ज्यादा नॉइज हो, तो फॉर एग्जांपल इस केस में इन सारे सैंपल्स को उसने जब एवरेज लिया तो वो नेगेटिव नहीं आया, वो फॉर एग्जांपल 0.0001 आ गया, थोड़ी सी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये एक 1 है, जबकि यहाँ पे ये माइनस ट्रांसमिट हुआ था। ठीक है, तो आपके रिपीटर्स के केस में या डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के केस में अगर चैनल बहुत ज्यादा स्वेयर है
या उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नॉइज की इफेक्ट की वजह से आप उन सैंपल्स को जब एवरेज करें, वो माइनस था वो प्लस हो गया, तो आप उसको डिटेक्ट करेंगे कि ये एक +1 ट्रांसमिट हुआ है, जबकि वो तो एक -1 ट्रांसमिट हुआ था। इस तरह के केसेस में चैनल कोडिंग जो हमने बात की थी शुरू में, कि जो चैनल कोडिंग का जो सिस्टम होता है, ये यहाँ पे काम करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि आपके पास एक बिट जो है वो इन्वर्ट हो चुकी है, तो आप उसको करेक्ट कर लें। उसके लिए फिर चैनल कोडिंग की स्कीम्स है, जो मैंने आपको बताया था कि BCH कोड होता है, रीड सोलोमन कोड होता है, कन्वोल्यूशनल कोड्स होते हैं, ब्लॉक कोड्स होते हैं, बेशुमार इस तरह के कोड्स हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जब आप ये वाला डाटा उसको पास करेंगे तो वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा, डिटेक्ट भी करेगा और कुछ करेक्ट भी कर लेते हैं कि ये वाली जो बिट है ये इन्वर्ट हुई है, यू हैव टू कंसीडर इट एज अ माइनस। ये वो रोबस्टनेस है जो कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करती है कंपेयर टू एनालॉग। फिर ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो आप क्वांटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं PCM और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है कि वही जो लेवल्स आपने डिफाइन किए थे 0, 1, 2, 3 अप टू 16, ये 0 से 15 तक 16 लेवल्स हैं और हर लेवल को हम एक 4 बिट के सीक्वेंस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी की अगर मैं वेवफॉर्म बना दूं उसको हम पल्स कोड वेवफॉर्म कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि 0 को मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया है और 1 को मैंने एक पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो पल्सेस की रिप्रेजेंटेशन है ये इन बाइनरी डाटा के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। दैट इज ऑल व्हाट इट इज। So to communicate sampled values, we send a sequence of bits that represent the quantized value. For 16 quantization level, 4 bits are enough. और PCM can use binary representation of this value. और normally ये जो PCMs होते हैं ये PSTN जो आपके पास पैकेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क है, जो आपकी टेलीफोन एक्सचेंज है, वो कंपेंडेड PCM यूज करते हैं। अगेन ये एक टाइप है PCM की, क्या है वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, ये सारी चीजें आप डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें करने का मकसद ये है ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड देन वी विल एक्सटेंड इट टू डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लेटर ऑन। Yeah, I think this is the last 2 slides. I think we should be able to finish it. So जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि हमने दोनों सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो हमें एनालॉग और डिजिटल को दोनों को मेजर करने के लिए वी नीड टू डिफाइन अ परफॉर्मेंस मीट्रिक कि किन चीजों को सामने रखते हुए हमने बताना है कि ये सिस्टम अच्छा है या नहीं है। सो अगर आपके पास एक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है तो इसका जो मीट्रिक है वो है फिडेलिटी। फिडेलिटी इज द परफॉर्मेंस मीट्रिक ऑफ ए एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस टू द ओरिजिनल मैसेज, कि अगर मैंने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ये ट्रांसमिट किया था तो मेरे पास रिसीवर पे भी अगर यही सिग्नल रिसीव हो रहा है तो जितना इससे क्लोज होगा उतना ज्यादा सिस्टम अच्छा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको एक सिग्नल मिल जाता है जो इस तरह का है, नाउ दिस सिग्नल इज नॉट रिजेंबलिंग विद दिस वन, तो हम कहेंगे इस सिग्नल की सिस्टम की जो फिडेलिटी है वो लो है। अगर मैं ये ट्रांसमिट करता हूं और मुझे यही सिग्नल एग्जैक्ट रिसीव हो जाता है तो मैं कहता हूं इसकी फिडेलिटी बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो लेट मी जस्ट क्लियर दिस, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो मेरी एस्टिमेटेड सिग्नल है, ये जो हैट है ना, दिस हैट रिप्रेजेंट्स रिसीव्ड सिग्नल, कि अगर मेरा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो अगर m of t था तो जो मेरा रिसीव्ड सिग्नल है जिसको मैं हैट ऊपर डाल के रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। जितना ज्यादा ये इसके ज्यादा करीब होगा मैं कहूंगा ये उतना हाई इसकी फिडेलिटी है। तो इसको मेजर अब हम कैसे कर सकते हैं, क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? वो क्वांटिफाई करते हैं बाय फाइंडिंग आउट द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट सिग्नल, कि मैं रिसीव्ड सिग्नल और जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लूं तो अगर वो दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे तो डिफरेंस क्या होगा? 0। तो मेरे पास जो ये मेजरमेंट है ये मुझे दे रही होगी 0, तो मैं कहूंगा कि यार ये जो दोनों सिग्नल्स थे, रिसीव्ड सिग्नल और ट्रांसमिटेड सिग्नल, दे आर एग्जैक्टली मैचिंग विद ईच अदर, तो मेरे पास फिडेलिटी बहुत हाई है। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा और उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा। एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी सिग्नल की, फॉर एग्जांपल इन दोनों का डिफरेंस है m hat of t minus m of t, इसको मैं एरर कह देता हूं, ये एक एरर सिग्नल है। इस एरर का अगर मैं स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो उसका एरर निकल आएगा, एरर की एनर्जी आ जाएगी। तो मैं इसका स्क्वायर लेता हूं क्योंकि ये सैंपल्स की फॉर्म में है ये सारा डाटा,
ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम 0 to t, जितना उसका सैंपल की ड्यूरेशन है से t सेकंड तक, मैं इन सारे सैंपल्स को ऐड कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज नथिंग एल्स बट एडिंग ऑल द वैल्यूज टुगेदर। तो आपके पास एरर का जो सिग्नल है उसका आप स्क्वायर ले लें और उसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द होल ड्यूरेशन, तो आपके पास जो पूरी की पूरी एक वैल्यू मिलेगी, दैट विल शो यू द फिडेलिटी ऑफ दैट सिस्टम, कि ये सिग्नल आपस में कितना रिजेंबल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली measure the performance metric of a analog communication system। और अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में हमारे पास डाटा होता है बाइनरी 101010 की फॉर्म में हमारे पास डाटा है। तो इसमें जो मीट्रिक हमारे पास है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। ठीक है, हम इस तरह की मीट्रिक्स को तो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम परफॉर्मेंस मीट्रिक, क्योंकि इट्स नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, डिजिटल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, कि आपने जो बिट रिसीव की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वो बिट नहीं थी जो आपने ट्रांसमिट की। सो बी हैट जो रिसीव्ड बिट है, इट इज नॉट इक्वल टू द बिट दैट वाज ट्रांसमिटेड। बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। ठीक है, तो वहां पे आप जब भी किसी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कहेंगे इसका बिट एरर रेट क्या है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर क्या है। वो चीज डिफाइन करेगी कि ये सिस्टम कितना अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जितना कम होगा सिस्टम उतना अच्छा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा इसका मतलब है कि ज्यादा एरर आएंगे तो सिस्टम जो है वो पुअर परफॉर्म करेगा। तो और ये जो एरर आता है ये किस वजह से आता है, नॉइज की वजह से। सो नॉइज की वजह से आपके पास कभी भी, यानी विदाउट नॉइज आपके सिस्टम में कभी एरर नहीं आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी 0 अगर आपके सिस्टम में नॉइज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, नॉइज विल ऑलवेज बी देयर। और नॉइज अगर होगी तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है इट डिपेंड्स ऑन द सिग्नल एंड नॉइज पावर। वो जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो की हमने बात की थी, यहां पे वो चीज आ जाएगी कि अगर आपके सिस्टम की सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो कम होगा, यानी सिस्टम ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका पुअर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो आपका हाई होगा। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो के अलावा जो आप डाटा रेट यूज कर रहे हैं और जो चैनल जिससे आपका सिग्नल पास कर रहा है, ये सारी चीजें दे कम इनटू प्ले व्हेन यू आर मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है ये कम से कम हो। और सबसे जो आपके पास कैपेबिलिटी है वो ये है कि आप अपने सिस्टम की सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगा। और एनालॉग कम्युनिकेशन के सिस्टम में हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा रिसीव्ड सिग्नल जो है ये ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करे ओरिजिनल सिग्नल के, ताकि उसकी फिडेलिटी हाई हो सके। ओके ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक। यस वी कैन फिनिश दिस। सो यहाँ पे जो लास्ट चीज है वो है चैनल कैपेसिटी और डाटा रेट। कि जो हम कैपेसिटी की बात करते हैं कि आपका जो भी चैनल है वो कितना डाटा रेट सपोर्ट कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कि चैनल की बैंडविड्थ आपके पास अवेलेबल है, तो अगर आपके पास चैनल की बैंडविड्थ अवेलेबल है और आपने जो सिस्टम साथ कनेक्ट किया हुआ है उसकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ योर सिग्नल एंड द बैंडविड्थ ऑफ योर चैनल डिटरमिन्स द टोटल ओवरऑल चैनल कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी आप अचीव कर सकते हैं इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो वो हम कैसे मेजर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल बैंडविड्थ है इट लिमिट्स द सिग्नल बैंडविड्थ। ये बात हम कल भी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि जो चैनल की बैंडविड्थ है इट मींस कि वो जो पानी का पाइप है उसकी विड्थ डिपेंड करती है कि आपने सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो कितनी आपको आप ले सकते हैं। आप इसके साथ एक बड़े इंच का पाइप भी कनेक्ट कर देंगे तो पानी उतना ही गुजरेगा जितना इस पाइप की विड्थ है। So this channel bandwidth actually limits the signal bandwidth. ये इसकी bandwidth क्या होगी। So higher the bandwidth, more pulses over the channel. तो इसका मतलब है कि अगर ये bandwidth जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा सिग्नल जो है वो आप इसमें से चैनल में से पास कर सकते हैं। So signal SNR at the receiver determines the recoverability of the transmitted signal. तो जब signal to noise ratio high होगा आपका तो आपके पास ज्यादा आसानी से आप सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल में से। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होगा तो सिग्नल पल्सेस कैन यूज मोर सिग्नल लेवल्स, मींस मोर बिट्स विद ईच पल्सेस विद ईच ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये कि जिस तरह सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होगा आप उतनी ज्यादा पल्सेस जो हैं, अगर मैं डिजिटल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं, उतनी ज्यादा पल्सेस आप ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने चैनल में से। जितनी ज्यादा बिट्स आप पल्सेस आप ट्रांसमिट करेंगे उतनी ज्यादा बिट्स आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपका डाटा रेट इंप्रूव हो जाएगा।
तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ा देने से आपका ट्रांसमिशन रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज्यादा बिट्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू दैट सिस्टम। सो बोथ बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये डिटरमिन करती हैं आपके चैनल के ओवरऑल थ्रूपुट को, कि ओवरऑल थ्रूपुट आपके सिस्टम की क्या होगी, कि आपकी चैनल की बैंडविड्थ कितनी है और आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी है आपके सिग्नल की। इस कैपेसिटी को, ये जो चैनल कैपेसिटी या चैनल थ्रूपुट है, इसको हम कहते हैं शैनन कैपेसिटी। और शैनन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉसिबल डाटा रेट फॉर अ सिस्टम विद नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। तो किसी एक सिस्टम में नॉइज भी है, डिस्टॉर्शन भी है। नॉइज और डिस्टॉर्शन डिटरमिन करेंगे कि आपके सिग्नल की एसएनआर कितनी है, और जो बैंडविड्थ है वो आपके चैनल की बैंडविड्थ है, जो कि डिफाइन करती है कि आप इसमें से कितना डाटा पास कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलके आपके ओवरऑल सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। So this maximum rate can be approached with bit error probability close to 0, यानी इस केस में आपके पास probability of error 0 के बराबर होगा, क्योंकि everything is defined in this limit। अगर आप इस कैपेसिटी को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो probability of error बढ़ जाएगा, यानी ट्रांसमिशन आपके पास सही हो ही नहीं रही, आपके पास एरर्स जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आपके पास probability of error 0 के करीब होगा तो आप मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी अचीव करेंगे, और वो डिफाइंड हुई भी है इस रिलेशनशिप के साथ। B is the transmission bandwidth log to the base to 1 plus SNR. This is the relationship that defines the overall maximum capacity of a system, जिसमें आपके पास एरर्स नहीं आएंगे। अगर आप इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक जो बैंडविड्थ है और आपकी एसएनआर जो है वो लिमिट हुई भी है यहाँ पे। इसी को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ आपके पास है 4 किलोहर्ट्ज, और जो नॉइज पावर है वो 100 टाइम्स लेस है सिग्नल पावर से। तो इसका मतलब है अगर सिग्नल पावर 1 है तो और नॉइज पावर जो है वो 100 टाइम्स लेस है, तो इट मींस इट विल बी 1/100। तो मेरे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी निकल आई? 100। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। सो व्हाट इज द कैपेसिटी in bits per second if the signal power is 1 watt? यही एग्जांपल है कि अगर ये 1 watt है तो नॉइज पावर कितनी होगी? 1/100 watt। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकल आएगा 100। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी? बैंडविड्थ है मेरे पास 4 किलोहर्ट्ज, तो ये मैंने 4000 लिख दिया। एसएनआर की मैंने लीनियर वैल्यू लेनी है, मैंने इसको डीबी में नहीं कन्वर्ट किया, ये लीनियर वैल्यू ही पुट की, तो मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई 26.63 किलो बिट्स पर सेकंड। अगर मैं इससे ज्यादा बिट्स ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हाई हो जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन है, हाउ कैन द कैपेसिटी इन बिट्स पर सेकंड बी इक्वल टू द बैंडविड्थ इन हर्ट्ज? इस कैपेसिटी को अगर मैं बैंडविड्थ के बराबर लाना चाहूं, कि जितनी मेरे पास 4000 किलो हर्ट्ज मेरे पास बैंडविड्थ है, मैं इसी के बराबर अपनी कैपेसिटी लाना चाहता हूं, तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? अगर मेरी सिग्नल पावर नॉइज पावर के बराबर हो जाए। अगर आपके पास सिग्नल पावर और नॉइज पावर बराबर हो जाएंगी तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1 1 + 1 विल बी 2, log टू द बेस 2 हमेशा 1 के बराबर होता है, तो कैपेसिटी भी 4000 के बराबर हो जाएगी। तो जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो में सिग्नल और नॉइज पावर सेम हो जाए तो इनकी रेशियो जो होती है वो 1 निकल आती है, और 1 dB में होता है 0 dB। तो इसका मतलब है कि अगर आपके सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो 0 dB हो तो आपके पास कैपेसिटी जो है विल बी इक्वल टू द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। दैट्स ऑल व्हाट इट सेज। So this is the way you're going to use these relationships with each other to find out the capacity or the bandwidth or the SNR. फिर SNR में noise पे contribution कैसे हो रहा है? This is how you actually going to measure that. इसके बाद ये कुछ milestones हैं, you can go through it yourself. यहाँ पे सिर्फ यही बताया हुआ है कि किस साल में क्या चीज डेवलप हुई थी। Started off from 1837 up till 2020, जहाँ पे अब 5G is expected to be launched. तो this is an era of milestones जो कि आप communication systems में आपके पास आते रहे, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क से लेके एनालॉग सेलुलर सिस्टम्स, फिर डिजिटल सेलुलर सिस्टम्स, फिर 3G 4G, इससे पहले माइक्रोवेव रिले सिस्टम्स, ये सारे माइलस्टोन्स हैं जिनको अचीव करके आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे। सो यू कैन गो थ्रू दीस पॉइंट्स योरसेल्फ। 5G लॉन्च हो गया इस्लामाबाद में? जी सॉरी, 5G लॉन्च कर दिया सर इस्लामाबाद में? 5G जो है वो तकरीबन सारे ही, मेरे इनफैक्ट एक मोबाइल ऑपरेटर जोंग में एक बंदा काम करता है, मेरी उससे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जितने भी आपके कैरियर्स ये नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, इन सारों ने टेस्टिंग कर ली हुई है 5G की। अब वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि PTA जो है वो कब इनको लाइसेंस इशू करता है,
तो जैसे ही इनको लाइसेंस इशू करेंगे ये 5G लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में। तो टेस्टिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी हुई है, सो दे जस्ट वेटिंग फॉर द लाइसेंस टू बी इशूड। सर सर इतना तो पाकिस्तान के पास सरमाया ही नहीं है कि 5G का वो नहीं बिल्ड नहीं, कर ये सके देखो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी सेलुलर ऑपरेटर्स हैं ना, इनके पीछे जो यानी जो हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाले हैं वो बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, जैसे हवावे हो गई, आपके पास एरिक्सन हो गई, ये वो कंपनीज हैं जो कि पीछे से हार्डवेयर प्रोवाइड करती हैं। तो इन्होंने तो वहां पे डिप्लॉयमेंट लेकिन करनी है यहाँ पे। लेकिन जब अमेरिका जैसे मुल्क और इतने बड़े बड़े यूरोप के मुल्क नहीं अभी उसको टैकल कर सके, नहीं तो नहीं नहीं, वहां पे भी पाकिस्तान हो रहा क्या है। चीज़ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वहां पे भी हो रहा है, सर इवन के हो तो रहा है, लेकिन हो रहा आपको है सर पता वहाँ है पे कि तो। एक घर में भी आपको 5G के 3-4 वो चाहिए होते हैं, ट्रांसमीटर्स या जो भी होते हैं ना, नहीं 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 नहीं, ये हम सिग्नल्स देने डिस्कशन वाले एक एक एक, घर एक के। और, नहीं 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 नहीं, ये हम किसी और डिस्कशन में चले जाएंगे। मेरी अपनी जी सर। पीएचडी है ना, मेरी अपनी पीएचडी जो है ना वो 5G से रिलेटेड है। सो आई कैन अश्योर यू कि इस तरह नहीं है। हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सर बिकॉज वी चलें रन आउट ठीक ऑफ है। टाइम, तो हम सर इंशाल्लाह फिर एक कभी डिस्कस कर लेंगे इस चीज एक को। क्वेश्चन है सर। जी सर सर अटेंडेंस हो गई? इस वाली एग्जांपल में हमने वो एसएनआर की लीनियर वैल्यू यूज की है, तो जी, डीबी वैल्यू किस केस में आएगी? किसी केस में नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस केस में करेंगे जहाँ पे जो फार्मूला है वो डीबी का फार्मूला है। ओके सर। जितने भी फार्मूलाज आपकी बुक में है वो सारे लीनियर वैल्यूज को लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर हो कि आपके पास एक फार्मूला है जिसके अंदर आपने डीबी वैल्यू ही असाइन करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, अगर सिग्नल की नॉइज रेशियो अगर मैं डीबी में निकालना चाह रहा हूँ, तो एक तो तरीका ये मैं लीनियरली में इनकी रेशियो फाइंड आउट करूँ, इन दोनों को लीनियर में इसकी रेशियो फाइंड आउट करूँ और फिर 10 log टू द बेस 2 कर लूँ। दूसरा तरीका ये कि मैं सिग्नल को भी डीबी में कैलकुलेट करूं, नॉइज को भी डीबी में कैलकुलेट करूं। अब ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो मैं s माइनस n करूंगा इन डीबीज, तो मेरे पास SNR आ जाएगी। यस सर। ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फार्मूला यू आर यूजिंग, बट इन योर टेक्स्ट बुक इट्स ऑल लीनियर। सो जब भी डीबी वैल्यू देखें उसको आप लीनियर में कन्वर्ट कर लें। ओके सर। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी आपकी जो अटेंडेंस है वो मैं इसकी लिस्ट निकाल लूंगा। आई विल सी हु हैज जॉइंड एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर एंड हु हैज स्टार्टेड टू जॉइन लेटर। हम उस हिसाब से इसकी कर लेंगे इंशाल्लाह। सर डिवाइस चेंज करने से कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं, डिवाइस चेंज की उसमें सर वो मैंने। आपने जब पहले ज्वाइन किया होगा तो उस पे आ रहा होगा कि आपने इस टाइम पे ज्वाइन किया था, देन यू ठीक है लेफ्ट सर, एंड देन यू जॉइंड अगेन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।